हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम नीट के लिए वन सेशन में EMI AC का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसी सेशन में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the plane of the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The directions of induced current in the wire A, B and C, D are. So यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, you can see क्रॉस करके लूप एक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये बेंड जैसा, दैट मीन्स कि वहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। सो दो ट्राइंगुलर पार्ट्स इसमें बन रहे हैं। द की पॉइंट इज कि इसमें आपको दो ट्राइंगुलर पार्ट्स को अलग अलग कंसिडर करना होगा। इस ट्राइंगुलर पार्ट में अलग से आप EMF इंड्यूसर देखेंगे किसके बराबर है, इसमें अलग से देखेंगे EMF इंड्यूसर किसके बराबर है। जिसका ज्यादा होगा वही डोमिनेट कर लेगा। ओके, इट्स लाइक आपके सर्किट में दो बैटरीज हैं, तो दो में से जो डोमिनेट कर लेगी उसी की डायरेक्शन रहेगी, फिर करंट जो है उसी की डायरेक्शन के हिसाब से होगी ना। यहां पर हमें कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड इनटू फाइन एंड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। और फैराडेज लॉ से हमें पता है कि EMF इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो यहां पर माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी जो है दैट इज बी इंटू ए। इन दिस केस ए बाहर आएगा, डी बी बाई डी टी। सो EMF इंड्यूस्ड जो है दैट इज ए डी बी बाई डी टी मैग्नीट्यूड। अब आपसे कहा जा रहा है कि डी बी बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। अब जिस पार्ट का एरिया ज्यादा होगा उसमें EMF इंड्यूस्ड जो है वो ज्यादा है। ओके, जिस पार्ट में एरिया ज्यादा होगा उस पार्ट में EMF इंड्यूस्ड जो होगा वो ज्यादा होगा। सो एरिया जो है वो इस पार्ट का ज्यादा है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट ओ हियर। सो OCD जो एरिया है, लूप है, वहां का एरिया ज्यादा है तो उसमें EMF इंड्यूसर ज्यादा होगा, तो वही डोमिनेट कर लेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसी के हिसाब से होगी। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ EMF क्या है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपसे कहा गया है कि इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विल बी इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द फील्ड। तो वो अपोजिट सेंस में है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम देख सकते हैं कि EMF जो है या करंट इंड्यूस्ड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी और यही डोमिनेट कर लेगा, तो इसी की डायरेक्शन रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन यहां पर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे। सो इट विल गो लाइक दिस। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब देखें कि AB और CD में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वही हमें बताया गया है कि AB और CD में डायरेक्शन ऑफ करंट बता देखें क्या है। CD पहले AB में इट इज फ्रॉम B टू A और CD में इट इज फ्रॉम D टू C। सो B टू A D टू C, B टू A D टू C इज ऑप्शन 1। सो इस सेगमेंट में B टू A और इस सेगमेंट में D टू C डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जिस पार्ट का EMF डोमिनेट कर लेगा, जिस पार्ट का EMF ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन रह जाएगी एंड उसमें इससे अलावा कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The variation of instantaneous current I and the instantaneous EMF E in the circuit is shown in the figure. Which of the following statements is correct? ओके, सो यहां पर EMF और करंट की वेरिएशन दिखाई दी गई है। EMF जो है वो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन, ये वाली लाइन जो है, और करंट के लिए ये डैशड लाइन है। नोट कर लें EMF का वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू 0 है एंड इज इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और करंट के लिए इनिशियल वैल्यू जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम है, फिर जाके डिक्रीज हो रहा, ऊपर जा रहा है। ऑप्शंस जो हैं वो फेज डिफरेंस के बारे में, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट एंड सो ऑन। फेजर डायग्राम से काफी आसान बन जाएगा। हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एट t इक्वल टू 0। ओके, एट t इक्वल टू 0। सो अगर तो EMF का जो फेजर होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ EMF इज 0
और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फेजर जो होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ईएमएफ होगा या वोल्टेज जो भी आप कहें। करंट वाला फेजर जो है उसका वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम है करंट, तो y कंपोनेंट ऑफ द करंट फेजर मस्ट बी नेगेटिव मैक्सिमम, तो करंट फेजर जो है वो यहां पर होना चाहिए नेगेटिव मैक्सिमम ताकि उसका y कंपोनेंट बन जाए। तो ये तो करंट के लिए, ये ईएमएफ के लिए, सो क्या रिलेशन है? करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 बाय पाई बाय 2, करंट इज लैगिंग बिहाइंड या ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। अब ऑप्शंस को देख लें, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, नहीं, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, ओके, दूसरा वाला ऑप्शन। वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है वो आगे है करंट के बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ऑब्वियसली नॉट। द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज ऑफ पाई, नहीं, पाई बाय 2 है। सो ईएमएफ इज अहेड या वोल्टेज इज अहेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। In the following figure, the magnet is moved towards a coil with a speed of v and the induced EMF is E. ये मैग्नेट है, इसको आप कॉइल की तरफ ला रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल में वो E के बराबर दिया गया है। इफ द मैग्नेट एंड कॉइल रिसीड अवे फ्रॉम वन अनदर, ईच मूविंग विद अ स्पीड v, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल विल बी। इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। ये कॉइल है, ये यहां पर बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। If north is coming towards the loop with a speed of v, EMF is induced E. If north moves away from the loop with a speed of v, तो EMF जो है वो फिर से E ही होगा, EMF induced जो है वो E के बराबर ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो सेम रहेगा, चाहे आगे आ रहा है या पीछे जा रहा है, रेट ऑफ चेंज सेम रहेगा। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि इस केस में इंक्रीज होगा, इस केस में डिक्रीज होगा, वही एक फर्क रहेगा, जिसकी वजह से डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। अब व्हाट अबाउट द डायरेक्शन हियर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी। North is moving outward, तो the side facing the outgoing north will behave like south, ताकि outgoing north को अट्रैक्ट कर लें और उसे रोकने की कोशिश करें। लेंज लॉ इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। अभी कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का दूर जाना कॉज है, तो साउथ पोल उसे अट्रैक्ट कर लेगा ताकि उसे दूर जाने से रोकने की कोशिश करें, अपोजिशन कर लें। सो अगर ये साइड साउथ बिहेव कर रहा है तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड जो है वो क्लॉकवाइज होगा, साउथ वाली साइड से क्लॉकवाइज होता है, आपको पता होना चाहिए। देन अगर इसी को लेते हैं ये लूप, फिर से ये बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, अब मैं लूप को ले रहा हूं यहां बाय स्पीड ऑफ v, ओके, बाय स्पीड ऑफ v, तब जाके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ये इससे दूर जा रहा है बाय स्पीड ऑफ v या ये इससे दूर जा रहा है बाय स्पीड ऑफ v, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो फिर से E के बराबर। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? देखिए नॉर्थ से ये दूर जा रहा है, सो नॉर्थ से दूर जाना जो है वो कॉज है, तो ये साउथ बिहेव करेगा ताकि अट्रैक्शन हो जाए, ताकि दूर जाना जो है उसके अपोजिशन हो जाए। तो फिर से जो है करंट या ईएमएफ जो है वो क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो अगर आप मैग्नेट को दूर ले रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड E इन द क्लॉकवाइज सेंस। इस साइड से अगर आप देखेंगे मैग्नेट वाले साइड से, अगर लूप को आप ले रहे हैं दूर फ्रॉम द बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, तब भी ईएमएफ E ही आएगा और क्लॉकवाइज सेंस में ही आएगा, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब अगर दोनों को एक दूसरे से दूर लेंगे, ये लूप को भी आप दूर लेंगे बाय स्पीड ऑफ v, यहां से बार मैग्नेट को भी दूर लेंगे बाय स्पीड ऑफ v, तो इसके दूर जाने से हमने देखा ईएमएफ E इंड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, इसके दूर जाने से हमने फिर से देखा कि ईएमएफ E इंड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो ट्वाइस E होगा इन द क्लॉकवाइज सेंस। दोनों केसेस में क्लॉकवाइज है तो एड अप होगा, तो ट्वाइस E। इफ द टू आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, रिसीड अवे फ्रॉम ईच अदर विद द सेम स्पीड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज E बाय ट्वाइस E। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The magnetic flux linked with the coil at any instant t is given by phi, flux दिया हुआ है। The EMF induced in the coil at t equal to 2 seconds is, so Faraday's law simple, EMF induced जो है that is equal to minus d phi b by dt। तो डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस को बाहर ही रखते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन 5 into 3 is 15t square minus 100, इसका तो 0 बन जाएगा, तो दिस इज EMF इंड्यूस्ड। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 15t स्क्वायर प्लस 100। अब जाके एक खास टाइम पे हमें ईएमएफ निकालने के लिए कहा गया है,
किस टाइम पे? एट t इक्वल 2 सेकेंड्स। सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स EMF जो होगा दैट इज -15 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 100। 15 इंटू 4 इज 60, 100 माइनस 60 जो है, दिस इज नथिंग हियर, 100 माइनस 60 जो है वो 40 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट, ध्यान रखें। सो EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल प्लस 40 वोल्ट। ऑप्शन में प्लस 40 भी है और माइनस 40 भी है, तो डायरेक्शन का ख्याल रखना है। ये माइनस साइन बस साथ लेना है, इट विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। सो प्लस 40 वोल्ट्स हैं, ऑप्शन 2। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The radius of a coil decreases steadily at the rate of 10 to the power minus 2 meter per second. A uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 3 Weber per meter square acts perpendicularly to the plane of the coil. The radius of the coil when the induced EMF is 1 microvolt is. So हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज इनवर्ट डायरेक्शन में। ये कोई कॉइल है आपके पास, रेडियस r के बराबर है। ये कहा गया है कि रेडियस इसका डिक्रीज हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। सिंस डिक्रीज हो रहा है तो ये बन जाएगा -10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन आपको बता रहा है सिंपली कि ये रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। ओके, नाउ EMF इंड्यूस्ड हमें बताना है कि नहीं, वो दिया हुआ EMF इंड्यूस्ड किसके बराबर है, हमें बताना है कि रेडियस किसके बराबर होगा। तो अगेन बैक टू Faraday's law, EMF induced is equal minus d phi b by dt, rate of change of flux, which is minus d by dt of, इस केस में सीधे ही b into a फ्लक्स के लिए इक्वेशन। सो माइनस बी कांस्टेंट बाहर आएगा, ए के बदले में वो क्या राइट पाई आर स्क्वायर, पाई को बाहर निकालते आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बन जाएगी 2r dr by dt। आई होप यू फॉलो दिस। पाई आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r dr by dt। सो अब dr by dt दिया हुआ है वो -10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड है। सो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस बी पाई 2r -10 टू द पावर -2। अब हमें एक खास टाइम का EMF इंड्यूसर दिया हुआ है, उस टाइम का रेडियस आपने बताना है कि किसके बराबर है। सो विद द गिवन कंडीशन, ओके, विद द गिवन कंडीशन हम यूज करते हैं, दिस इंप्लाइज गिवन कंडीशन में 1 माइक्रोवोल्ट है, सो दैट इज 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, b का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। पाई ऑप्शंस में ऐसे ही हैं, कई ऑप्शंस में यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो पाई को फिलहाल ऐसे ही रखें, इंटू 2 इंटू r इंटू 10 टू द पावर -2, 10 to the power -2। Okay, now 10 to the power -3, 10 to the power -2, -5 बन जाएगा, 10 to the power -5, ये यहां पर कैंसिल आउट होगा तो यहां पर खाली -1 बच जाएगा। ओके, सो r इज इक्वल टू, सो वी हैव रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई को नीचे लेते हैं, वहां 10 टू द पावर -1 है डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब नोट कर ले, हमने सब कुछ SI सिस्टम में यूज किया, ये माइक्रोवोल्ट में था, हमने इसको वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी SI सिस्टम में है, 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड, ये भी ऑलरेडी SI सिस्टम में है, तो जो हमें मिलेगा उसका भी SI सिस्टम में ही यूनिट होगा। रेडियस है तो इसका यूनिट जो है वो मीटर होगा। अब इसको ऑप्शंस में सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई सेंटीमीटर्स। ये 10 टू द पावर -1 और एक 0 कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 5, सो r इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर्स, 5 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर्स। सो ऑप्शन 3, 5 divided by pi centimeters. Okay, so let's move on to the next one. A conducting rod of length 2L is rotating with constant angular speed omega about its perpendicular bisector. The uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. So magnetic field जो है वो upward यहाँ पर है। The EMF induced between the two ends of the rod is,
पिवट पॉइंट जो है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, वो ये है मिड पॉइंट पे. सो लेट मी कॉल दिस ए एंड आई विल कॉल दिस ओ एंड लेट्स कॉल दिस सी. बी तो ऑलरेडी है. इस पार्ट को अलग से कंसिडर कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग से कंसिडर कर लेते हैं. अब रोटेटिंग रॉड में हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर या एल स्क्वायर. यहां की लेंथ जो है वो टोटल लेंथ जो है वो 2l है, तो इस पार्ट की भी एल, इस पार्ट की भी एल, तो इस पार्ट का एल हमने लिया. सो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. अब जाके कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो सिंपल. उसके लिए राइट हैंड पाम रूल अगर आपको याद हो, राइट हैंड पाम रूल में हम फिंगर्स को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड, और पाम जो है वो हायर पोटेंशियल की तरफ पॉइंट कर लेगा. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है, दैट मींस ये साइड जो वो बाहर की ओर आ रहा है. तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बाहर की ओर, पाम जो है वो ए को फेस कर रहा है, दैट मींस ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, ओ जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है. तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ये ए ओ वाला पार्ट है. दूसरे साइड में एग्जैक्टली सेम होगा, ई जो है दैट विल बी अगेन 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. हर कोई चीज सेम है. अब वहां पर व्हाट विल बी, विच साइड विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड विच साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल. अब ये जो रोटेशन में ये साइड है ये अंदर जाएगा, तो थंब को इनवर्ट रखना होगा, फिंगर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम फेसेस सी, सो सी इज एट हायर पोटेंशियल, सो सी पॉजिटिव है, ओ जो है नेगेटिव है. अब जाके हमें बताना है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. कॉमन पॉइंट जो है वीओ, इसको 0 मान ले. ओके, रेफरेंस इसको 0. अब ओ और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये हायर पोटेंशियल पे है. हायर पोटेंशियल पे मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल है इतना. अब वो 0 है, तो 0 प्लस 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर विल बी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. ऐसे यहां से इन दो के बीच में डिफरेंस जो है वो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर है. तो ओ नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ओ लोअर पोटेंशियल पे है, सी हायर पोटेंशियल पे है. तो सी का पोटेंशियल ओ के कंपैरिजन में ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. अब ओ का पोटेंशियल आपने 0 ले लिया है, तो सी का उससे ज्यादा है बाय दिस अमाउंट. तो 0 प्लस 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. तो नोट कर लें, ए और सी का सेम पोटेंशियल आ रहा है. अगर सेम है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और सी के बीच में होगा वो 0 के बराबर है. सो 0 ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आई एम नॉट श्योर ये डायग्राम्स ठीक है, हम सीधे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. The radius of a circular ring R is changing with time and the coil is placed in a uniform magnetic field perpendicular to its plane. The variation of R with time t is shown in figure. Then the induced EMF E with the time t will be best represented by. So हमारे पास एक coil है जिसका रेडियस R के बराबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है. अब रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, सो रेडियस इज चेंजिंग विद टाइम. रेडियस इस हिसाब से चेंज हो रहा है. बाकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. हमें बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो कैसा होगा. यहीं पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं ईएमएफ इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम. इस पॉइंट तक यहां पर रेडियस कांस्टेंट है. रेडियस अगर कांस्टेंट है तो एरिया कांस्टेंट है. एरिया अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट है. फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए के बदले में पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है. फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा. ओके, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0. उसके बाद
यहां तक रेडियस चेंज हो रहा है, उसके बाद वाला पोर्शन पहले देखते हैं। उसके बाद नोट कर लें कि रेडियस फिर से कांस्टेंट है, रेडियस फिर से कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई इंड्यूसर ईएमएफ नहीं होगा, तो इंड्यूसर ईएमएफ फिर से जीरो के बराबर। अब बीच वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, अब बीच वाले पोर्शन में यहां पर रेडियस इज इंक्रीजिंग लीनियरली। ओके, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ओके, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगेन फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल माइनस डी फाई बी बाई डी टी। बी और पाई पहले ही बाहर, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r dr बाई डी टी, 2r dr बाई डी टी। नोट कर लें इस पोर्शन में आर और टी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब डी बाई टी टी जो है वो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बाकी सारा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, डी आर बाई डी टी हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि कांस्टेंट है, तो सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो फिर से स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, फिर से स्ट्रेट लाइन होगा। सिर्फ हमें यह डिसाइड करना है कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा कि कुछ नॉन जीरो वैल्यू इनिशियली होगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है लेकिन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन दी है लेकिन उसका वैल्यू जो है वो कुछ नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो अब हमें देखना है, वो अब हमें देखना है। तो इनिशियल वैल्यू इस पोर्शन में इनिशियल वैल्यू बी नॉन जीरो, पाई नॉन जीरो, टू नॉन जीरो, आर रेडियस कुछ ना कुछ है, जीरो रेडियस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रेडियस है तो वो भी नॉन जीरो, डी आर बाई डी टी वो भी नॉन जीरो, तो ईएमएफ का वैल्यू जो होगा इनिशियल वैल्यू वो नॉन जीरो वैल्यू होगा। अब जीरो होने के लिए कोई ना कोई चीज जीरो होनी चाहिए तब जाके प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। यहां पर कोई चीज जीरो नहीं है, अगर कोई चीज जीरो नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो होगा, यानी कि वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद हमें पता है स्ट्रेट लाइन होगा इस पोर्शन में, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसा ग्राफ दिखेगा, विच इज ऑप्शन 2 इन दिस केस। आई एम नॉट श्योर कि ये डायग्राम क्लियरली विजिबल होगी कि नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। A conducting rod is free to slide over a pair, okay, or a pair of non-conducting rails, conducting rails, sorry, in a region where uniform magnetic field, uniform and constant in time magnetic field is directed into the plane of the paper as shown in figure. Initially the rod is at rest. If the switch is closed, then, okay. So यहाँ पर हमारे पास ये दो रेल्स हैं, फ्रिक्शनलेस रेल्स हैं, ये इन पे एक रॉड है which is free to move. यहां से बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, मैग्नेट फील्ड इज इनवर्ड। जब आप स्विच को क्लोज कर लेंगे, ओके, जब आप स्विच को क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट ऐसे फ्लो होगी, ये करंट फ्लो हो रही है। अब ये रॉड के थ्रू करंट फ्लो हो रही है एंड इट इज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ओके, इस पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ये तो फ्री है मूव करने के लिए, उस फोर्स की वजह से फिर ये मूव भी कर लेगा। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब इसमें एफ बी आई, बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड है, ये फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वो डाउनवर्ड है, तो ऐसे, तो फोर्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर फोर्स होगा एफ बी, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, यहां पर 90 डिग्रीज है तो साइन ऑफ 90 इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ
इस फोर्स के वजह से इसमें राइटवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब ये यहां मूव कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है फोर्स के वजह से धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। अब जाके दूसरा इफेक्ट यहां पर आएगा। जब ये रॉड मूव कर लेगी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ जिसे हम कहते हैं। ओके, मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। अब मोशनल ईएमएफ जो होगा, इसमें जो इंड्यूस हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ इज वी बी एल। वी यहां है, बी इनवर्ड है और लेंथ ऐसे है। ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी बी एल। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए वी हैव राइट हैंड पाम रूल। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ड है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो राइटवर्ड है। पाम फेसेस द हायर पोटेंशियल साइड। तो ये ईएमएफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अब नोट कर लें, बैटरी का जो ईएमएफ है वो क्लॉकवाइज सेंस में है और इस रॉड में जो ईएमएफ है वो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो दे आर अपोजिंग ईच अदर। अपोजिशन के वजह से करंट जो होगी वो कम हो जाएगी। ओके, करंट जो है वो कम हो जाएगी। इनिशियली ऑब्वियसली बैटरी डोमिनेट कर लेगी, क्योंकि ये तो था ही नहीं। जब ये मूव कर लेगी रॉड, तब जाके ये आ गया, तो इनिशियली बैटरी डोमिनेट कर लेगी। लेकिन जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा, तो इसकी बैटरी की अपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो करंट धीरे धीरे कम हो जाएगी। करंट कम होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आगे बढ़ते बढ़ते कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर बन जाएगा, और बैटरी के ईएमएफ के बराबर बन जाएगा तो करंट जो है वो जीरो बन जाएगी। करंट अगर जीरो बन गई तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो बन जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो बन गया तो उसके बाद तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, इनर्शिया की वजह से। ओके, इनर्शिया। सो इनिशियली क्या होगा, इस फोर्स के वजह से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इट विल एक्सेलरेट। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ और बैटरी का ईएमएफ बराबर बन जाएगा, तो करंट जीरो बन जाएगी, जिसके वजह से फोर्स भी जीरो बन जाएगा, और जिसके वजह से वेलोसिटी जो होगी वो फिर कांस्टेंट बन जाएगी। सो फर्स्ट इट एक्सेलरेट्स, देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट इट एक्सेलरेट्स, देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शंस को देख लें। रॉड एक्सेलरेट्स राइटवर्ड ऑलवेज, नहीं, आगे चल के तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। रॉड विल फर्स्ट एक्सेलरेट राइटवर्ड, देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज द वन। थर्ड, रॉड विल नॉट मूव एट ऑल, नहीं, ऑब्वियसली मूव कर लेगी, फ्री है मूव करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूव कर लेगी। रॉड विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड ऑलवेज, नहीं, लेफ्टवर्ड, ये तो राइटवर्ड जा रहा है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, let's continue with the next one. Okay, a straight wire of length L is bent into a semicircle. It is moved in a uniform magnetic field with speed V. Its diameter perpendicular to the field. The induced EMF between the ends of the wire is simple. EMF, motional EMF induced in a wire होता है VBL, provided VB and L are perpendicular to each other. अगर length of the wire is not straight, तो you replace L by L effective, which is simply end to end length. तो यहां पर end to end length जो है वो यहां से लेके यहां तक है, which is simply the diameter, और velocity जो है वो rightward direction में है। तो L को बस रिप्लेस करना है by diameter, which is 2R। नहीं, यहां पर length L दी गई है तो R हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, लेंथ ऑफ द वायर अगर L के बराबर है, ये सेमी सर्कल है, तो वो पाई R है। सो पाई R इज इक्वल टू L, विच मीन्स R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई पाई। तो L इफेक्टिव जो है वो 2R के बराबर है, और R के बदले में L डिवाइडेड बाई पाई। तो इंड्यूस्ड EMF जो होगा दैट विल बी VB, L इफेक्टिव के बदले में 2R, और 2R R के बदले में L डिवाइडेड बाई पाई। सो ट्वाइस VBL डिवाइडेड बाई पाई, ट्वाइस VBL डिवाइडेड बाई पाई, ट्वाइस VBL डिवाइडेड बाई पाई। ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, फिर से वी हैव ए कंडक्टिंग रॉड जो रोटेट कर रही है। हमें
O टू A लेंथ जो है वो L के बराबर है, O टू C लेंथ जो है वो 3L के बराबर है। वेट फाइंड आउट VA माइनस VO, VA माइनस VO या VO माइनस VE, VO माइनस VC, VA माइनस VC, VA माइनस VC। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें देखने हैं। फिर से इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया, ये वाला पार्ट अलग से कंसिडर कर लेंगे, ये वाला पार्ट अलग से कंसिडर कर लेंगे। इस वाले पार्ट में EMF इंड्यूस्ड इज 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, इस पार्ट की लेंथ L ही है, और इस साइड का होगा 1/2 B ओमेगा। अब यहां पर L के बदले में 3L है, रिमेंबर एक साइड की लेंथ जो है वो 3L है, तो वो 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा। सो 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अब कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है, पहले इस साइड को देख लें। ओके, इस साइड को देखें। अब ये वाला साइड जो है वो नीचे आ रहा है, इस साइड से ये वाला साइड नीचे आ रहा है। सो राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड है, ये साइड नीचे आ रहा है तो थंब डाउनवर्ड, तो ओ जो है वो हायर पोटेंशियल है। ओके, पाम इज फेसिंग द हायर पोटेंशियल साइड, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये साइड नीचे आ रहा है तो ये साइड ऊपर जा रहा है, तो यहां पर थंब हम ऊपर की ओर रखेंगे, फिंगर्स इनवर्ड, तो पाम अगेन ओ को फेस कर रहा है, तो इस साइड से भी ओ जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और बी जो है वो पॉइंट सी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 मान के चले रेफरेंस। ए का पोटेंशियल ओ से कम है, लोअर पोटेंशियल है, ए से ओ से कम है, कितना कम है वो ये 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो अगर O का पोटेंशियल 0 है तो इसका होगा 0 माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, विच इज सो VA इज इक्वल माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। सेम इज द केस ऑन दिस साइड। C का पोटेंशियल O से कम है, कितना कम है, 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो अगर O का 0 के बराबर है तो इसका होगा 0 माइनस 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो VC जो है दैट इज इक्वल माइनस 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, माइनस, ओके, माइनस। अब ऑप्शंस को एनालाइज कर लें। VA माइनस VO, VA माइनस VO दैट विल बी सिंपली माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, माइनस 0 वो तो वही रहेगा, माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, यहां पर है प्लस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, तो साइन का फर्क है। ओके, साइन का फर्क है। अब यू में से कि खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, शायद बाकियों में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, शायद बाकियों में साइन के साथ दिया हुआ होगा, तो डोंट जंप इनटू द रिजल्ट। VO माइनस VC, VO माइनस VC, तो 0 माइनस माइनस दिस वो बन जाएगा 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो यहां पर है 7/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो ये तो गलत है। VA माइनस VC, VA माइनस VC, तो वो जरा देख लेते हैं। VA माइनस VC, VA है माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, माइनस VC जो है वो है माइनस 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9 टाइम्स 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। 9 माइनस 1 इज 8, तो ये बन जाएगा 8/2 B ओमेगा L स्क्वायर, विच इज 4 B ओमेगा L स्क्वायर, वही है 4 टाइम्स B ओमेगा L स्क्वायर, तो दिस इज द वन, दिस इज द वन। अच्छा, ये भी देख लें, VC माइनस VO, VC माइनस VO, ओके, वो आएगा माइनस 9/2 B ओमेगा L स्क्वायर, माइनस 0 माइनस 9, यहां पर लेकिन प्लस है। ओके, तो ये ऑप्शन जो है ये तो एक वैल्यू भी सेम है और साइन के हिसाब से भी सेम है, सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन। ओके, कंडक्टिंग रॉड, फिर से मोशनल EMF के बारे में है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, यहां पर वी हैव अ कंडक्टिंग रॉड, शायद ये विजिबल ना हो प्रॉपर्ली, यहां पर हमारे पास एक रॉड है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, इसको आप वहां से रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 के बराबर है। जब आप रिलीज कर रहे हैं इसको तो ये रोटेट कर लेगा अबाउट द पिवट पॉइंट,
और कुछ देर के बाद ये यहां पर है, यहां से रोटेट होते होते यहां पर आ गया। ओके, यहां पर ये एंगल जो है वो यहां पर क्लियरली नहीं विजिबल है, तो ये एंगल थीटा के बराबर है। लेट्स अज्यूम यहां पर रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा के बराबर है, तो यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/2 I ओमेगा एल स्क्वायर। सो लेट्स कॉल इट एफ, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर आके बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगा, या प्रोपोर्शनैलिटी बस हमें बतानी है। तो उसके लिए हमें चाहिए ओमेगा। रिमेंबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब एल तो दिया हुआ है, आई गेस, हाँ एल दिया हुआ है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। वी नीड ओमेगा। ओमेगा हम निकालेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो जरा देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लेवल को ही हम रेफरेंस लेवल मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मीनिंग इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है। फिर यहां इस ओरिएंटेशन में जब ये आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर पे ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये हमारा H होगा। अब इसमें ये लेंथ जो है वो L/2 है। L/2 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी L/2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट विल बी L/2 sin थीटा। तो ये H जो है दैट इज इक्वल टू L/2 sin थीटा। तो व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां
सो 12 वाई रिंग। ओके, हमारे पास एक रिंग है अंडरगोइंग प्योर रोलिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा और रेडियस जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। हमें बताया गया है टॉप और बॉटम पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाला, मोशनल ईएमएफ। अब वो हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल वी बी, एल के बदले में एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव यहां पर एंड, ये एंड टू ये एंड, ये डायमीटर बन जाएगा, सो 2r के बराबर। तो एल इफेक्टिव तो हमारा 2r है। वी हमें पता चाहिए, वी हमें प्योर रोलिंग से आपको पता होना चाहिए। प्योर रोलिंग में वी कॉम जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है, यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दैट इज इक्वल आर इंटू ओमेगा। तो वही वी तो हमें चाहिए था, आर इंटू ओमेगा। तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, एल इफेक्टिव का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट्स इट। सो E इज इक्वल टू v के बदले में वी विल राइट r इंटू ओमेगा, b एल इफेक्टिव के बदले में 2r इज इक्वल ट्वाइस b ओमेगा r स्क्वायर, ट्वाइस b ओमेगा r स्क्वायर। ये ओके, इसने स्मॉल r के बदले में कैपिटल R यूज किया है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 13. The current in an LR circuit builds up to 3/4 of its builds up. So current growth वाली बात हो रही है, 3/4 of the steady state in time of 4 seconds. The time constant. करंट ग्रोथ के लिए हमें इक्वेशन पता है, I is equal I0 1 minus e to the power minus t divided by tau. ये इक्वेशन है। अब डेटा जो है वो क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एट t इक्वल 4 सेकेंड्स करंट जो है दैट इज 3/4 ऑफ I0 मैक्सिमम करंट। ओके, 3/4 ऑफ द मैक्सिमम करंट। ये डेटा यहां पर यूज करते हैं और टाउ निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट। सो I के बदले में विल राइट 3/4 I0 इज इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t के बदले में 4 है, 4 डिवाइडेड बाई टाउ। So this implies I0 cancels out, 3/4 is equal to 1 minus e to the power minus 4 divided by tau. Okay. So this implies e to the power minus 4 divided by tau को वहां लेते हैं, e to the power minus 4 divided by tau is equal 1 minus 3/4. 4 minus 3 is 1, ये बन जाएगा 1/4। लिन ले ले on both sides। ओके, नेचुरल लॉगरिथम यहां पर -4 टाउ, नहीं पहले रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, पहले रेसिप्रोकल, माइनस को हटाते हैं, पहले रेसिप्रोकल ले लें। यहां का रेसिप्रोकल जो है वो सीधे ही पावर की साइन चेंज कर ले, रेसिप्रोकल बन गया नेगेटिव पावर, उसको पॉजिटिव बना दे, रेसिप्रोकल। यहां का रेसिप्रोकल जो है वो 4, 1/4 का 4, वो लिखते हैं 2 to the power 2। अब नेचुरल लॉगरिथम ले लें ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाए। हर ऐसे क्वेश्चंस में हर किसी में सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 4 डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल लिन ऑफ 2 पावर 2। सो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल 2 नीचे आएगा, 2 लिन 2, ये 2 इंटू 2। सो टाउ इज इक्वल टू लिन 2 को नीचे लाते हैं, 2 डिवाइडेड बाय लिन 2। लिन 2 का वैसे वैल्यू पता होना चाहिए। सो यहां पर 2 डिवाइडेड बाय लिन 2, 2 divided by ln 2 option 2 है। Okay, option 2. Let's move on to the next one. 14. In the given circuit, let I1 be the current drawn from battery at time t equal to 0 and I2 be the steady current at t tending to infinity. Then the ratio I1 by I2 is at t tending equal to 0, इंडक्टर हमें पता है behaves like an open switch। ओपन स्विच, ये अगर ओपन स्विच बिहेव कर रहा है तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर लेगी, तो इफेक्टिवली सिर्फ ये सर्किट बच गया। तो वो इफेक्टिव सर्किट में ड्रॉ करता हूं एट t इक्वल 0, लेकिन बाद में ऑब्वियसली वो भी पार्ट प्ले कर लेगा, लेकिन ये सिर्फ t इक्वल 0 वाली बात हो रही है। तो इफेक्टिव सर्किट बैटरी है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 6 4 ये 10 वोल्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 के बराबर है। तो I1 इज इक्वल 10/10 इज 1 एम्पियर एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होता है? t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, L जो है दैट बिहेव्स लाइक ए क्लोज्ड स्विच।
या कनेक्टिंग वायर, इट सिंपली बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर अगर है तो ये इफेक्टिवली सर्किट बन जाएगा ऐसा, ये 6 ओम, ये 4 ओम, यहां पर भी 4 ओम, जैसे कि इंडक्टर है ही नहीं सर्किट में, कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब ये 4 और 4 पैरेलल में है तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 6 प्लस 2 इज 8, तो करंट I2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 5/4, तो I2 5/4 है। अब रिमेंबर हमें I1 डिवाइडेड बाई I2 निकालना है, सो I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू I1 1 के बराबर, I2 जो है वो 5/4 के बराबर, सो दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 5, ओके डिवीजन करके हैं, सो दिस इज 0.8, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 0.8, ओके 0.8 कहाँ, ये रहा, ओह व्हाट डिड आई डू। The network shown in the figure is part of a complete circuit. करंट जो है वो 5 एम्पियर्स के बराबर है एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 to the power -10 डिक्रीजिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। डायग्राम से डायरेक्शन ऑफ करंट दी गई है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ओके डायरेक्शन ऑफ करंट आई। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किसके बराबर है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ IR I5 के बराबर है, R1 के बराबर है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 5 × 1 इज 5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस के थ्रू हमें पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर, ये साइड लोअर। फिर बैटरी के अक्रॉस 15 वोल्ट है और वहां पर तो ऑब्वियस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये लोअर, ये हायर। इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होता है, मैग्नीट्यूड में खाली लूंगा L विच इज 5 × 10 to the power -3 इंटू di/dt, वो है 10 to the power 3, 10 to the power 3, ये तो कैंसिल आउट होंगे, तो 5 वोल्ट, ये खाली मैग्नीट्यूड है 5 वोल्ट के बराबर। अब डायरेक्शन क्या होगी इस ईएमएफ की, करंट डिक्रीज हो रही है तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। करंट राइटवर्ड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी राइटवर्ड है, मीनिंग ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। अब चले VA से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज पोटेंशियल VA के बराबर है और B पे पोटेंशियल VB के बराबर है। लेट्स गो फ्रॉम A टू B, वही तो हमें निकालना है, VA माइनस VB। A का पोटेंशियल VA, जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करें पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, हायर टू लोअर, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बाय 5, तो -5। फिर बैटरी के थ्रू पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बाय 15, माइनस टू प्लस, सो पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 15, पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 15। देन अक्रॉस द इंडक्टर अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 5, तो +5। यू रीच टू पॉइंट B, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू VB। VB, we find out VA minus VB, VA minus VB is equal, इसे यहां लाते हैं, यहां पर +5 -5 कैंसल्स आउट, 15 को वहां लेते हैं, -15 वोल्ट्स, -15 वोल्ट्स। अब यहां पर नेगेटिव वाला कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मींस ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का, विच इज 15 वोल्ट्स, सो 15 वोल्ट जो है दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर दोनों होते +15 और -15 तो -15 वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। हाँ, लेकिन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो विल टेक 15। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर कनेक्टेड पैरेलल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंसेस वाला ही रूल यूज होता है, और उसमें L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। ओके, L1 I1 जैसे रेजिस्टेंस में I1 R1 इज इक्वल I2 R2, वोल्टेज सेम रहती है। हमें बताना है I1 डिवाइडेड बाई I2, I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल L2 डिवाइडेड बाई L1, L2 डिवाइडेड बाई L1। ये आपने डिराइव किया होगा, मैं सीधे ही ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्योर इंडक्टर 3, ओके अगेन लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, लेट्स कॉल दिस पॉइंट B। तीनों इंडक्टेंसेस का वैल्यू जो है वो सेम है, लेट्स से L, L एंड L। लेट्स सपोज दिस इज एट पोटेंशियल V, पॉइंट B इज एट पोटेंशियल 0।
ये अगर V पे हैं तो ये भी V पे हैं, ये अगर 0 पे हैं तो ये भी 0 पे हैं। तो अब रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को, यहां पर V, यहां पर 0। फर्स्ट इंडक्टर लेट्स कॉल दिस सेकंड, लेट्स कॉल दिस थर्ड। फर्स्ट इंडक्टर V और 0 के बीच में है, V और 0 के बीच में, ये रहा L। सेकेंड इंडक्टर 0 और V के बीच में है, 0 और V के बीच में, ये भी L। थर्ड इंडक्टर V और 0 के बीच में है, तो यहां पर फिर से V और 0 के बीच में L। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। रिमेंबर रेजिस्टेंसेस वाला रूल है, तो L इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी सिंपली L डिवाइडेड बाय 3। तो इंडिविजुअल 3 के बराबर है, 3/3 इज 1 हेनरी। ओके, सो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी के बराबर है, विच इज ऑप्शन 1। Question number 18. In the transmission of AC power through transmission lines, when the voltage is stepped up n times, so transformer में you increase voltage n times, the power loss in the transmission lines changes. ये options आपके पास हैं। अब ये बात तो काफ़ी फेमस है, आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइंस में पावर जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है एट वेरी हाई वोल्टेजेस, ताकि पावर लॉसेस जो है वो कम हो जाएं। तो यहाँ पर वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हैं एन टाइम्स, तो आपको देखना है पावर लॉस का क्या होगा। सो वी हैव सम ट्रांसफॉर्मर, ये सप्लाई, ये ट्रांसफॉर्मर हमारे पास। अब लोड, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस की कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेट्स सपोज वो रेजिस्टेंस यहां पर, ये ट्रांसमिशन लाइंस के रेजिस्टेंस हैं, इसे मैं RT कहूंगा, ट्रांसमिशन लाइंस के रेजिस्टेंस। फिर जाके आगे कुछ लोड रेजिस्टेंस होगी, RL इसे कहते हैं। ओके, लोड रेजिस्टेंस। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मर में अगर आप अच्छा पहले ये पावर जो है, पावर लॉस अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइंस, वो रिमेंबर होता है I² टाइम्स RT, I² टाइम्स RT। तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं बाय n टाइम्स, तो V को आप n टाइम्स V बना रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है सेकेंडरी में दैट डिक्रीजेस बाय n टाइम्स। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग वोल्टेज बाय n टाइम्स, करंट डिक्रीजेस n टाइम्स। करंट अब डिक्रीज हो रही है n टाइम्स, पावर का क्या होगा? अब यहां पर I² है, I², तो रिमेंबर वो I² बाय n² बन जाएगा। तो पावर जो है दैट विल बिकम P डिवाइडेड बाय n², दैट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ n²। ओके, डिक्रीजेस n² टाइम्स। ओके, डिक्रीजेस n² टाइम्स, सो मीनिंग 1/n² जो है डिक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन 4। Let's move on to the next one. A transformer step up with an 1:8 turn ratio has 60 hertz, 120 volt across the primary. The load in the secondary is 10 to the power 4 ohms. The current in the secondary is, turn ratio जो है वो NP divided by NS is equal to 1/8. Okay, 1/8. इनपुट वोल्टेज जो है EP या VP शायद आपने लिखा हो, या V1 लिखा हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं, 120 वोल्ट्स। द लोड रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी का लो, करंट इन द सेकेंडरी इज, ओके, करंट इन द सेकेंडरी इज, ओके। विल फर्स्ट फाइंड आउट EMF इन द सेकेंडरी किसके बराबर है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, EMF या वोल्टेज ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। So this implies ES is equal NS by NP, इसका उल्टा, so that is 8/1, चले 1। EP ऊपर वो है 120, तो ES जो है सेकेंडरी में जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 8 × 120, ऐसे ही फिलहाल रखें। अब ये वोल्टेज आप सेकेंडरी में लोड को दे रहे हैं जो 10 to the power 4 ohms के बराबर है। ओके, 10 to the power 4 ohms। तो करंट क्या होगी? ओम्स लॉ आप सीधे, करंट इज इक्वल टू, करंट इन द लोड इज इक्वल टू वोल्टेज या ES डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। अब ये है 8 × 120 डिवाइडेड बाय RL जो है दैट इज 10 to the power 4। ओके, 10 to the power 4।
सो दिस इज 0 8 to 16, ए कैरी होगा 8 1 8 9 इंटू 10 to the power -4, तो ये बन जाएगा 0.096 एम्पियर्स, 0.096 amperes. Did you do anything wrong? 8 to 16, 8 1 8 again 9. Okay, this one is there, so let's rewrite it this way. ये बन जाएगा 96 इंटू 10 to the power, एक जीरो कैंसिल होगा, -3 एम्पियर्स, सो दैट इज 96 मिली एम्पियर्स. सो IL जो है 96 मिली एम्पियर्स के बराबर है, 96 मिली एम्पियर्स ये रहा. ओके, एम्पियर्स में 0.096 आ रहा है, तो उस बात का ख्याल रखना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Two coils A and B are linked such that EMF E is induced in B and the current in A is changing at the rate of I. So, A में current change हो रही है at the rate of capital I. If I is the current now made to flow in B, the flux linked with A will be. Okay. So, दो coils आपके पास हैं. Let's say this is coil A, this is coil B. Such that EMF E is induced in coil B, तो EMF induced in B जो है वो E के बराबर है. ये कब हो रहा है? When current in A is changing at the rate of capital I. So DIA by dt जो है वो capital I के बराबर है. ओके, ये एक पार्ट है. तो यहां से पहले हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा. हमें पता है कि E जो है वो M DI E2 is M times DI1 by dt. सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं. ओके, मैग्नीट्यूड. तो ये E2 जो है वो E के बराबर, इसमें 2 जो है वो B है, इज इक्वल M टाइम्स DI1 by dt जो है वो कैपिटल I है. सो दिस मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो E डिवाइडेड बाय I के बराबर है. E डिवाइडेड बाय I के बराबर है. ओके, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो हम सेकंड केस में यूज कर लेंगे. सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है? इफ I इज द करंट इज नाउ मेड टू फ्लो इन B. सो फिर से मैं A और B को ड्रॉ कर लूंगा. ये A, ये B. B में अब करंट जो है वो I के बराबर है. ओके, B में करंट I के बराबर है. फ्लक्स थ्रू B कितना? फ्लक्स मेड टू फ्लो थ्रू B, फ्लक्स लिंक्ड विद A विल बी. सो फ्लक्स linked with A due to B आपने बताना है. ओके, टोटल फ्लक्स NA into phi AB is equal to M times IB. ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. फ्लक्स इज इक्वल म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू द करंट इन द अदर वन. सो ये M वो आपने वहां से देखा, वो E डिवाइडेड बाय I के बराबर है, और IB जो है वो सिंपली I है. तो फ्लक्स जो होगा A के थ्रू वो EI डिवाइडेड बाय कैपिटल I है. EI डिवाइडेड बाय कैपिटल I. हाँ, पहला वाला E into small I divided by capital I. E into small I divided by capital I. Let's move on to the next one. The primary winding of a transformer has 100 turns and its secondary winding has 200 turns. So primary winding ये N P है और ये N S है. Let me use a different color. ये N S है. The primary is connected to an AC of 120 volt and the current flowing in it is 10. So primary में EP is equal 120 volt. IP जो है that is equal 10 ampere. The voltage and the current in the secondary are. Okay, voltage and the current in the secondary are. वोल्टेज के लिए ES डिवाइडेड बाय EP हमें पता है इज इक्वल NS डिवाइडेड बाय NP, विच मींस ES इज इक्वल टू NS बाय NP. NS 200 है डिवाइडेड बाय NP जो है वो 100 के बराबर है. EP को ऊपर ले ले और EP जो है वो 120 के बराबर है. 120, ये दो जीरोस कैंसिल आउट होंगे, ये बन जाएगा 240 वोल्ट्स. तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट के बराबर है. 240 वोल्ट के बराबर है.
अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, नोट कर ले, सेकेंडरी में लोड कितना है वो नहीं कहा गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेकेंडरी का लोड दिया हुआ था, तो लोड के लिए हमने सेकेंडरी का ईएमएफ देख लिया, वो लोड को मिल जाएगा, तो लोड में हमने ओम्स लॉ यूज करके निकाल दी करंट। तो यहां पर लोड वाली इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही ये एफिशिएंसी की बात यहां पर कोई की गई है। तो व्हाट वी विल अज्यूम इज कि दिस इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो वी विल अज्यूम कि दिस इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, IS डिवाइडेड बाय IP इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS, उल्टा होता है। ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए है। तो IS इज इक्वल टू NP इज 100 डिवाइडेड बाय NS जो है वो 200 है, इंटू IP को ऊपर ले लें, IP दिया हुआ है प्राइमरी में, करंट इज 10 एम्पियर्स, सो ये 10, ये 0 एंड 0 विल कैंसिल आउट, ये 0 एंड 0 विल कैंसिल आउट, 10 by 2 इज 5 amps। तो current in the secondary is 5 amps, current in the secondary, so voltage in the secondary is 240, current is 5, 240 and 5 पहला ही है, 240 and 5। okay, so let's move on। ट्रांसफॉर्मर विद एन एफिशिएंसी, ओके, यहां पर देख लें एफिशिएंसी दी गई है, तो हम वो यूज नहीं कर लेंगे, IS डिवाइडेड बाय IP इज इक्वल NP डिवाइडेड बाय NS, वो तो सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। वर्क्स एट 4 किलोवोल्ट एंड 100 वोल्ट, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स रेस्पेक्टिवली आर। तो पहली बात, एफिशिएंसी जो है वो 80% दी गई है, which is 80 divided by 100 is 0.8। फिर जाके इनपुट के लिए कहा गया है पावर जो है P इनपुट इज इक्वल 4 किलोवाट, किलो इज 10 to the power 3 वाट, और 100 वोल्ट्स इनपुट वोल्टेज जो है विच इज EP इज इक्वल टू 100 वोल्ट। सेकेंडरी का दिया हुआ है, ओके, मैंने इनपुट आउटपुट लिख लिया, एक ही बात है, आउटपुट इज सेकेंडरी, रिमेंबर दैट, आउटपुट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में वोल्टेज जो है ES दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स। हमें यहां की भी करंट बतानी है, वहां की भी करंट बतानी है। अब यहां पर पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू EP IP। अब EP पता है तो IP निकाल सकते हैं, सो IP is equal to 4 into 10 to the power 3 divided by EP, वो 100 के बराबर है, which is 10 to the power 2। तो ये बन जाएगा, दो कैंसिल आउट होंगे तो 40 एम्प्स। तो IP प्राइमरी में जो करंट है वो 40 एम्प्स के बराबर है। ओके, 40 एम्प वाले दो ऑप्शंस है, तो आपको सेकेंडरी का भी देखना पड़ेगा। अब सेकेंडरी में हम ये एफिशिएंसी वाली बात यूज कर लेंगे। आउटपुट में एफिशिएंसी इज ESIS is equal to 80% of input which is 0.8 into input जो है that is EPIP, या इनपुट डायरेक्टली आप लिखें 4 किलोवाट है, सो ES जो है वो 200 है, IS हमें निकालना है, दिस इज 0.8 इंटू EPIP, डायरेक्टली मैं लिखूंगा 4 किलो विच इज 10 to the power 3, okay, 10 to the power 3। So this implies IS is equal to 0.8 into 4 into 10 to the power 3 divided by 200, नीचे वो मैं लिखूंगा 2 into 10 to the power 2, ये 2 into 2, 2 into 2, ये दो कैंसिल आउट होंगे, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, यहां पर 10, यहां पर 2, यहां पर 8, 10 into 0.8 is 8, 8 into 2 is 16 amps। सो सेकेंडरी में करंट जो है वो 16 amps के बराबर है। प्राइमरी में करंट इज 40 एंड सेकेंडरी में करंट इज 16। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो पहले प्राइमरी मेंशन्ड है, बाद में सेकेंडरी मेंशन्ड है, तो 40 एंड 16 हमारा आंसर होगा, 40 एंड 16। नोट कर लें 16 और 40 भी है, तो जो पहले मेंशन्ड है आंसर में वो पहले होना चाहिए, जो बाद में मेंशन्ड है आंसर में वो बाद में होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A charger capacitor C is equal to 30 microfarad is connected to an inductor L equal to 27 millihenry. The angular frequency of their oscillation is, so simple है, angular frequency omega is equal to 1 by under root of LC.
सो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल जो है वो 27 मिली हेनरी, 27 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली। फिर जाके इंटू सी जो है वो 30 माइक्रो है, इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो के बदले में। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, पहले जीरोस का हिसाब करते हैं, ये -6 -3 इज -9, -9 प्लस 1 ये वाला, तो वो -8 बन जाएगा, 10 टू द पावर -8 इंटू 27 और 3, ओके 27 और 3, इसे मैं लिखूंगा 9 इंटू 3 27 के बदले में, और वो 3 जो है वो पहले से ही है, वो 3 पहले से ही है, आसानी होगी। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, ये 3 स्क्वायर है तो उसका भी अंडर रूट 3 के बराबर, 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 10 टू द पावर -8 का रूट जो है वो 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, 10 टू द पावर -4। ओके सो 1 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 0.1111 इंटू 10 टू द पावर +4, तो वो बन जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 रैड पर सेकेंड, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 रैड पर सेकेंड, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 रैड पर सेकेंड, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A fully charged capacitor C is initially charged with initial charge of Q0 is connected to a coil of self-inductance L at t equals 0. The time at which energy is stored equally between the electric field and between electric and magnetic fields is. तो LC oscillation वाला है, ये इंडक्टर हैं, ये कैपेसिटर हैं विद अ स्विच। कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्जड है और इसकी इनिशियल चार्ज जो वो 0 के बराबर है, Q0 के बराबर है। फिर जब आप स्विच को क्लोज करते हैं करंट स्टार्ट फ्लोइंग, चार्ज जो है वो चेंज होती है, ओके चार्ज जो है वो चेंज होती है। हमें बताना है कि टाइम व्हेन एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड, तो दैट मींस जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो दो में अब इक्वली शेयर हो रही है। इक्वली शेयर होने का मतलब होगा कि हाफ इसमें है हाफ इसमें है। तो कैपेसिटर को कंसिडर कर लें पहले, कैप को। Initial energy in the capacitor is Q0 square divided by 2C. Okay? और फाइनल जो ये कहा गया है उसमें हाफ एनर्जी है। सपोज उस टाइम चार्ज जो वो Q के बराबर है, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल वन, हाफ ऑफ Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C डिवाइडेड बाई 2C। 2C cancels out, so this implies Q is equal to रूट ले लें सभी जगहों पर, तो ये Q0 रूट स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, इसका रूट बच जाएगा Q0 डिवाइडेड बाय रूट 2। सो चार्ज जो है वो Q0 डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर है, ओके Q0 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब हमें टाइम बताना है कि क्या है, ओके टाइम बताना है क्या है। टाइम के लिए विल यूज फेजर डायग्राम। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड तो Q0 के बराबर है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ, कोई फाई नहीं आएगा क्योंकि इनिशियली मैक्सिमम है, तो 0 टाइम पे कॉस ऑफ 0 1 बन जाएगा, तो Q इज इक्वल Q0। और कॉस इन्वॉल्व है तो फेजर डायग्राम में हम x कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट नहीं लेंगे। अगर साइन है तो y कंपोनेंट लेंगे। तो फेजर डायग्राम में इनिशियली ये चार्ज वाला फेजर जो है वो कहां पर है, दैट इज अलोंग x एक्सिस, ताकि उसका x कंपोनेंट मैक्सिमम हो, ओके Q0 के बराबर, ये Q0 इसकी लेंथ। अब हमें पता है कि ये रोटेट करता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1/√LC के बराबर होता है। अब कुछ टाइम के बाद आपने देखना है कि कंपोनेंट जो वो Q0 डिवाइडेड बाय √2 बनना चाहिए, ओके Q0 डिवाइडेड बाय √2 बनना चाहिए। वो Q0 डिवाइडेड बाय √2 कब बन जाएगा, जब एंगल 45 डिग्रीज के बराबर होगा। तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तब जाके x कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा Q इज इक्वल Q0 cos ऑफ 45 इज 1/√2। तो मीनिंग ये जो रोटेशन हुई है वो 45 डिग्री से हुई है,
which is pi divided by 4. Pi divided by 4. यहां से यहां आने में कितना टाइम लग गया t, वही तो हमें बताना है टाइम कितना हुआ है. ओके, तो सिंपल काफी सिंपल अब है. रोटेशनल डिस्टेंस इज पाई बाय 4. एंगल ऑफ वेलोसिटी इज 1 बाय रूट ऑफ LC. टाइम टेकन आपने बताना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर सब कुछ. तो टाइम इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा जो है वो 1 बाय रूट ऑफ LC है, लेकिन यहां पर 1 बाय ओमेगा है, तो उल्टा करके लिखेंगे, ये बन जाएगा रूट ऑफ LC. और थीटा जो है वो पाई बाय 4 के बराबर है, पाई बाय 4. सो रूट LC पाई बाय 4, रूट LC पाई बाय 4, रूट LC पाई बाय 4 ऑप्शन 2 है. फेजर डायग्राम से इसे सॉल्व करना काफी आसान होगा. डोंट गो फॉर द मैथमेटिकल इक्वेशन q इज इक्वल q0 cos ऑफ ओमेगा t, फिर q के बदले में q0 डिवाइडेड बाय रूट 2. वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फेजर डायग्राम यूजुअली आसान रहता है. In an oscillating LC circuit, the maximum charge of the capacitor is capital Q. The charge on the capacitor when the energy stored equally between the electric and magnetic fields is. Electric field की energy which is the capacitor वाली energy, magnetic field energy is the inductor वाली energy. तो अभी हमने देखा इससे previous question में चार्ज जो है वो Q divided by root 2 होता है. तो वही, तो यहाँ पर कोई नई चीज हमें नहीं करनी है. In series LR circuit, XL is equal to 3R, inductive reactance is equal to 3R. Now a capacitor with XC equal to R is added in series. The ratio of new and old power factor is. Old वाला पहले, old वाला सिर्फ L और R है. So you have resistance, you have inductor and some source. Resistance R के बराबर और इसकी inductive reactance जो है वो 3R के बराबर, 3R के बराबर. अब पावर फैक्टर हमें बताना है. इंपेडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये एंगल फाई, ये R होता है, ये XL विच इज 3R, दिस इज Z विच इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, 9R स्क्वायर विच इज अंडर रूट 10 इंटू R, अंडर रूट 10 इंटू R. तो पावर फैक्टर रिमेंबर कॉस ऑफ फाई होता है. तो cos ऑफ फाई इनिशियल मैं लिखूंगा, ओके, इज इक्वल R डिवाइड बाय दिस थिंग, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. R एंड R विल कैंसिल आउट, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 10. तो ये इनिशियल है, ओल्ड जिसे कहा गया है. देन वी हैव द फाइनल सिचुएशन. फाइनली क्या किया गया है न्यू में एक कैपेसिटर ऐड किया गया है जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो भी R के बराबर है. तो सर्किट तो R ऐसे ही है, इंडक्टर XL इज इक्वल 3R वो भी ऐसे ही है. अब यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसका XC जो है वो R के बराबर है और सेम सोर्स ऐसे. अब फिर से इंपेडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर लें. ये फाई, ये R, ये XC माइनस XL, 3R माइनस R इज 2R. Z इज इक्वल अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4R स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट 5 इंटू R. अब पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई F मैं लिखूंगा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, R एंड R विल कैंसिल आउट, तो अंडर 1 बाय अंडर रूट 5. अब रेशो पहले कौन मेंशन्ड है? ओल्ड पहले मेंशन्ड है, न्यू पहले मेंशन्ड है. न्यू और ओल्ड, तो न्यू ऊपर ओल्ड नीचे. So therefore cos of phi f divided by cos of phi I is equal, cos of phi f is 1 divided by under root 5, cos of phi I is 1 divided by root 2, वो नीचे हैं तो इसको उल्टा करके लिखेंगे under root 10, रूट को कॉमन ले लें, 10 divided by 5 is 2, so under root 2 option 4. Okay, option 4. So impedance triangle पे क्वेश्चन है. Let's move on to the next one. In an LR circuit, current at t equal to 0 is 20. After 2 seconds, it reduces to, so current decay वाला case है, it reduces to 18 amperes. The time constant of the circuit is. Current decay का formula I0 e to the power minus t divided by tau.
हमें क्या दिया गया है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स करंट जो है वो 18 एम्प्स के बराबर है और I0 भी कहा गया है वो 20 एम्प्स के बराबर है। तो ये यहां पर यूज करते हो, टाउ निकालते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, I is 18, I0 is 20, e to the power minus t के बदले में 2 डिवाइडेड बाई टाउ। सो दिस इज, यहां पर कैंसिलेशन कुछ करते हैं, 2 इंटू 9, 2 इंटू 10, सो बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाउ। रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल सिंपली पावर की साइन चेंज कर लें, सो e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई टाउ। हर बार एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं। यहां का रेसिप्रोकल 10 डिवाइडेड बाई 9। अब नेचुरल लॉगरिथम ले लें ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल लिन ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9। टाउ ऊपर वो नीचे, तो टाउ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई लिन ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9। 2 divided by ln of 10 divided by 9, 2 divided by ln of 10 divided by 9. Okay, let's move on to the next one. In an AC circuit, resistance R is connected in series with an inductance. Okay, inductance नहीं दी गई है. If the phase difference between the voltage and current is pi by 4, इंडक्टिव है तो ऑब्वियसली करंट इज लैगिंग बिहाइंड। द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्स आर, वे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। तो tan ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड इज एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। tan ऑफ फेज डिफरेंस होता है एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। यहां पर तो सी है ही नहीं, तो खाली एक्स एल डिवाइडेड बाय आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे। So this implies tan of phi जो वो pi by 4 का मतलब 45 डिग्रीज इज इक्वल XL जो है वो XR के बराबर डिवाइडेड बाय R जो है वो R ही है। So this implies R and R cancels out, X is equal tan of 45 is 1. Okay, tan of 45 is 1, option 1. Let's move on to the next one. A lamp consumes only 50% of peak power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? Remember, average power जो होता है that is IRMS VRMS into cos of phi. Okay, cos of phi. पीक पावर, मैक्सिमम पावर जो है या पीक आप लिखें वो है जब cos ऑफ फाई 1 के बराबर होगा, तो IRMS VRMS होता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्चुअल पावर जो है वो 50% ऑफ मैक्सिमम है, तो दैट मींस P इज इक्वल टू 50% ऑफ P मैक्स। अब P जो है वो ये रहा IRMS VRMS इंटू cos ऑफ फाई इज इक्वल 50% का मतलब 1/2 हाफ। P मैक्स जो है दैट इज IRMS VRMS, IRMS VRMS IRMS VRMS कैंसल्स आउट, तो cos ऑफ फाई इज इक्वल टू 1/2। कब होता है cos ऑफ फाई 1/2 के बराबर? 60 डिग्री पे। ओके, 60 डिग्री, या फिर रेडियंस में पाई डिवाइडेड बाई 3। ओके, पाई डिवाइडेड बाई 3, सो दिस वन। ओके, सिंपल, आपको पता होना चाहिए पावर की इक्वेशन क्या है और मैक्सिमम कब होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज ऑफ 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ इज 10 एम्प्स, तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। आरएमएस करंट IRMS is 10 amps. The time taken by the alternating current to reach from 0 to maximum value and the peak value of current will be 0 to maximum आपने देखना है, तो यहां से टाइम पीरियड जो है वो 1/50 सेकेंड्स है। ओके, टाइम पीरियड इज 1/50 सेकेंड्स। कहां से कहां हमें टाइम निकालना है? फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। करंट का ग्राफ जो है समथिंग लाइक दिस, साइनोसॉइडल। 0 यहां पर है, मैक्सिमम यहां पर है, यहां पर टाइम पीरियड t, यहां पर हाफ टाइम पीरियड t/2 और यहां पर t/4।
तो 0 to t/4 टाइम लग रहा है। सो टाइम टेकन पहले वाले पार्ट के लिए टाइम टेकन इज t डिवाइडेड बाय 4। अब t जो है वो 1/50 है और 4 नीचे साथ में, तो ये बन जाएगा 1/200 सेकेंड्स। ओके, सो ऑप्शन जो है 1/2 इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2, ऊपर आएगा तो -2 बन जाएगा, which can be written as 5 into 10 to the power -3 seconds या 5 milliseconds। 5 into 10 to the power -3 दो में है, तो दूसरा भी हमें करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट हमें पीक करंट बतानी है कि किसके बराबर है। ओके, पीक करंट, आरएमएस करंट दिए हैं तो पीक करंट यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम इट। यहां से IRMS आपको पता होना चाहिए इज करंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 या पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स IRMS। अब √2 यहां पर नहीं है, √2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है, दैट इज 1.414 इंटू IRMS जो वो 10 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 14.14 एम्प्स। 14.14 एम्प्स। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और 14, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 यस, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और 14.14। In an LR circuit, the value of L is 0.4 divided by pi. कहीं ना कहीं pi cancel out होगा, इसलिए ऐसे दिया है हेनरी। And the value of R is 30 ohms. So inductance दिया हुआ है, R दिया हुआ है। If in the circuit an alternating EMF of 200 volt and 50 cycles per second is connected, the impedance of the circuit is इम्पिडेंस जी हमें पता है होता है √R² प्लस XL²। XC तो है नहीं, कैपेसिटर तो है नहीं, तो खाली इतना रह जाएगा। तो XL हमें चाहिए, R तो हमें पहले ही पता है। XL किसके बराबर होता है, दैट इज L इंटू ओमेगा। अब L जो है वो 0.4 डिवाइडेड बाई पाई है, और ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी f जो है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड विच इज 50 हर्ट्ज, तो इंटू 50, 2πf, f के बदले में 50, पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 0.4 इज 40 ohms XL। तो अब Z किसके बराबर होगा, सो Z इज इक्वल √ऑफ R जो है वो 30 है, तो 30 स्क्वायर √30 प्लस √40 √40। रिमेंबर 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर भी 30 40 50 बन जाएगा, सो ये 50 होगा। इंपिडेंस इज इक्वल टू 50 ohms। ओके, इंपिडेंस इज इक्वल 50 ohms। एक ही ऑप्शन है 50, दैट मींस विल डायरेक्टली गो फॉर ऑप्शन 4। तो ये करंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपिडेंस वाला एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, अगर आप करंट निकालेंगे, सपोज किसी और में भी 50 होता, तब आप क्या कर लेते। इंपिडेंस आपको पता चल गया, वोल्टेज आपको पता चल गई। अब वोल्टेज का मतलब आरएमएस वैल्यू। सो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय इंपिडेंस Z। VRMS इज 200 डिवाइडेड बाय Z हमने देखा 50 के बराबर है। ये 4 एम्पियर्स हैं जो मैच नहीं हो रहा है। 220 अगर आप लेंगे तब जाके 4.4 बन जाता है। तो यहां पर अगर तो आप 220 लेंगे, 220 डिवाइड बाय 50 जो है वो 4.4 बन जाएगा। सो देयर इज अ मिसप्रिंट, या तो यहां पर 4 होना चाहिए या फिर यहां पर 220 होना चाहिए। एनीवेज क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। Let's move on to the next one. The self-inductance of a choke coil is 10 millihenry when it is connected with a 10 volt DC source. Then the loss of power is 20 watt. When it is connected with the 10 volt AC source, the loss of power is again नहीं, वहां पर 20 है, यहां पर 10 watt है। The frequency of AC is, तो पहले वाले सर्किट से कुछ मिलेगा, वो दूसरे वाले सर्किट में यूज करना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में क्या है, केस 1 में हमें इंडक्टेंस दी हुई है L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी विच इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। और फिर जाके डीसी सोर्स है
और वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स के बराबर है। ओके, 10 कांस्टेंट सोर्स है। पावर लॉस जो है वो 20 है। तो यहां पर क्या है, वी हैव एन इंडक्टर, वी हैव अ रेजिस्टर, और ये कोई डीसी सोर्स है, इंडक्टर L, रेजिस्टेंस R, EMF E। कांस्टेंट जब वोल्टेज होती है तो ऑब्वियसली करंट जो है वो कांस्टेंट बन जाएगी, स्टडी स्टेट हम कंसीडर कर लेंगे। उस टाइम इंडक्टर जो है दैट बिहेव्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, दैट बिहेव्स लाइक ए क्लोजर स्विच। सो जो भी पावर लॉस होगा वो इसमें होगा, ओके, रेजिस्टेंस में होगा। तो पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल V²/R। रिमेंबर ये तो कनेक्टिंग वायर बिहेव कर रहा है, तो इसको कोई पोटेंशियल का शेयर नहीं मिलेगा, सारा शेयर जो है वो रेजिस्टेंस को मिलेगा। तो पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस विल बी V²/R। पावर लॉस कितना है, वो 20 है, तो वो दिया हुआ है, इज इक्वल V जो है वो भी दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर है, तो 10² इज 100/R। ये 1 0 कैंसल्स, 2 × 5, R ऊपर, R इज इक्वल 5 ओम्स। सो ये हमें पहले वाले केस से मिल रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 5 ओम्स के बराबर है। अब जाके दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में जो है AC लगा हुआ है, तो अगेन L जो है वो तो वही है 10 × 10⁻³ हेनरी। R जो है वो अब आपको पता है कि 5 ओम्स के बराबर है। ओके, नाउ AC सोर्स को लगाया गया है और पावर लॉस जो है वो 10 वॉट के बराबर है। हमें बताना द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज, ओके, वोल्टेज जो अप्लाई की गई है AC में वो 10 वोल्ट के बराबर है, तो VRMS 10 वोल्ट के बराबर है। और फिर जाके नाउ पावर जो है एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू VRMS IRMS into cos of phi. So average power is VRMS IRMS cos of phi. एवरेज पावर दिया हुआ है वो 10 वॉट के बराबर है। VRMS IRMS हमें IRMS नहीं पता है, VRMS पता है, तो वी कैन राइट इट एज VRMS। IRMS के बदले में वी कैन राइट VRMS डिवाइडेड बाई Z, तो ये बन जाएगा VRMS² डिवाइडेड बाई Z। cos of phi होता है R डिवाइडेड बाई Z, ओके, R डिवाइडेड बाई Z। सो दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू VRMS 10 के बराबर है, 10² इज 100। R जो है वो वहां से आपने देखा 5 के बराबर है, डिवाइडेड बाई Z²। ये 1 0 कैंसिल आउट होगा, सो Z² इज इक्वल टू 5 × 10 इज 50। सो दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल टू √, या ऐसे रखते हैं Z² इज इक्वल टू 50, हमें इसी फॉर्म में चाहिए, Z² इज इक्वल 50। ओके, Z हमें मिल गया, हमें लेकिन Z नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब Z हमें पता है, R हमें पता है, तो व्हाट विल फाइंड आउट इज XL। XL से हमें फिर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओके, XL से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो आई विल इरेज दिस पार्ट। ओके, यहां पर अब R हमें पता है, Z हमें पता है, हमें XL चाहिए। रिमेंबर Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL², या Z इज इक्वल √R² प्लस XL²। सो Z² तो 50 के बराबर है, इज इक्वल R जो वो 5 के बराबर था, 5² इज 25 प्लस XL²। सो दिस इंप्लाइज XL² इज इक्वल 50 माइनस 25 इज 25, विच इंप्लाइज XL इज इक्वल टू 5 ओम्स। ओके, अब XL जो है वो होता है L इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2πf, वही फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। यूनिट्स देखें हर्ट्ज हैं, राइट पर सेकंड नहीं है, तो हमें F निकालना है, ओमेगा नहीं निकालना है। सो इसलिए 2πf में लिख रहा हूं इज इक्वल टू 5। सो L दिया हुआ होगा, L जो है वो कहीं दिया हुआ है 10 मिली हेनरी है। सो 10 × 10⁻³ इंटू 2 × पाई इंटू F इज इक्वल टू 5, ये बन जाएगा 5 × 2। सो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इज 4 इंटू पाई नीचे आएगा 3.14 इंटू 10⁻³ भी नीचे आएगा 10⁻³। 10⁻³ ऊपर जाएगा वो 1000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 विच इज सम 78 point something. Okay, I have already worked this out. 78 point something. The closest option is 60 hertz.
80 हर्ट्स, 78 पॉइंट समथिंग, 78.8 कुछ है, तो 80 हर्ट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा लंबा था ये। In the figure, R is equal to 100 ohms, L is equal to 2 by pi, C is equal to 8 divided by pi microfarads, are connected in series with an AC source of 200 volt and frequency F. V1 and V2 are the hot wire voltmeters जो AC voltages measure करते हैं. If the reading of V1 and V2 are same, this is important, V1 and V2 readings are same, find the frequency of source, current through R and potential difference across the capacitor. V1 और V2 सेम है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सेम है, दैट मींस रेजोनेंस वाला केस है. तो रेजोनेंस के केस में Z जो है वो सिंपली R के बराबर होता है. ओके, Z जो है वो R के बराबर होता है. और रेजोनेंस के टाइम फ्रीक्वेंसी जो है, अगेन देखें हर्ट्स में है, तो हमें F निकालना है. ओमेगा होता है 1/√LC, so F is equal to 1/2 pi under root of LC. अब L और C के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. L जो है वो 2 by pi है, 2 divided by pi. L जो वो 2 by pi हेनरी ऑलरेडी इन SI सिस्टम, लेकिन C जो वो 8 by pi माइक्रो है, तो माइक्रो का यूज करना होगा. So 8 divided by pi, micro is 10 to the power minus 6. Okay, 10 to the power minus 6. So this is 1 divided by 2 pi. ये नीचे पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बन जाएगा, रूट से बाहर निकाल दें तो 1 by pi, पहली बात. 8 into 2 is 16, अंडर रूट ऑफ 16 is 4. 10 to the power minus 6 का रूट जो है वो बन जाएगा 10 to the power minus 3. ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन है. Pi and pi cancels out. 4 into 2 is 8, so 1 divided by 8 into 10 to the power 3. So this implies F is equal to 1 by 8 into 10 to the power 3. 1 by 8 into 10 to the power 3. So frequency 1 by 8 is 0.8 into 1. Okay, 8 into 1 is 8. 2 बच गए. 8 into 2 is 16. 4 बच गए. 8 into 4, 8 into 6, 8 into 5 is 40. Okay, 8 into 5. So 0.125 into 10 to the power 3. into 10 to the power 3, वो है 125 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज. ओके, 125 हर्ट्ज. तो अगेन 125 जो वो एक ही में है, तो आप डायरेक्टली आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, वो अगर आप निकाल देंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करना है. ऑप्शन तो हमें मिल गया. हमें दूसरा जो है करंट थ्रू आर निकालना है. पूरे सर्किट में जो करंट है वही आर में करंट होगी, और करंट जो है दैट इज इक्वल टू RMS current, which is equal to ERMS. Supplied voltage जो है वो 200 है. 200 divided by R. Remember रेजोनेंस वाला केस है, तो Z के बदले में R सीधे. So 200 divided by R. R का वैल्यू दिया हुआ 100 के बराबर है, तो 200 divided by 100 is 2, तो वो भी आ गया. वही करंट इसके थ्रू भी फ्लो होगी, वही करंट कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो होगी. अब करंट थ्रू द कैपेसिटर आपको पता चल गई. यू हैड फाइंड आउट वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर. तो यहां वोल्टेज जो होगी दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू XC. अब XC होता है 1/C ओमेगा, वो यूज करके आप देखें वो 1000 ही मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. In series CR circuit shown in figure, the applied voltage is 10 volt and the voltage across the capacitor is found to be 8 volt. Okay, then the voltage across R and the phase difference between current and the applied voltage will respectively be. यहां वोल्टेज जो है वो VR के बराबर, VC जो है वो 8 वोल्ट के बराबर है, और सप्लाइड जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है. इफ इट इज नॉट विजिबल, दो ही है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस. मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. फेजर डायग्राम, करंट वाला फेजर अगर यहां पर है, ओके, करंट वाला फेजर अगर यहां पर है, मैंने ले लिया यहां पर. अब वोल्टेज वाला फेजर जो है वो कहां पर होगा? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन फेज विद करंट, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का फेजर जो है वो भी यहीं पर होगा. ये VR,
आरएमएस वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, दो में से एक। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, अब कैपेसिटर के केस में हमें पता है कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। कैपेसिटर में हमें पता है वोल्टेज करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, यानी कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। तो इसका वोल्टेज फेजर जो है वो यहां पर कहीं है, वीसी, लैगिंग बिहाइंड करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, इनका आरएमएस वैल्यू जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो सप्लाइड के बराबर है, तो वो ये सप्लाइड हैं वो ई के बराबर, ई सभी आरएमएस वैल्यूज हैं, ओके, या एम्पलीट्यूड जो भी है आरएमएस वैल्यूज ही दिए हुए हैं। अब ये सप्लाइड का आरएमएस वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है, कैपेसिटर का आरएमएस वैल्यू जो है वो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू वो 8 के बराबर दिया हुआ है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके ये तो हम निकाल सकते हैं वही वी आर होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 square is 100 minus 8 square is 64, so that is 36, under root of 36 is 6 वोल्ट। तो VR जो है वो 6 वोल्ट के बराबर है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो है वो, रिमेंबर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर AC में मींस RMS वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज RMS वैल्यू, ओके। तो इसलिए यहां पर RMS फेजर डायग्राम हम यूज कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर 6 वोल्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है, दैट मींस हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। फेज डिफरेंस, किस किस के बीच में फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज ये है, करंट ये है, इनके बीच में फेज डिफरेंस जो वो ये है। अब उस ट्राइंगल को वहां पर यूज कर लें, सिंपल, tan ऑफ फाई इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है वो 8 के बराबर, डिवाइडेड बाय बेस जो है वो 6 के बराबर, विच इज 4 डिवाइडेड बाय 3। तो या तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3, या फिर 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल याद करें, ओके। 3 4 5 में tan ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो 3 बेस है, उस पर 53 डिग्री बन जाता है। तो या तो हमारा आंसर 53 डिग्रीज होगा या फिर tan इनवर्स ऑफ 4/3 होगा। tan इनवर्स ऑफ 4/3 पहला वाला 6 वोल्ट एंड tan इनवर्स ऑफ 4/3। tan इनवर्स ऑफ 4/3 के बदले में 53 डिग्रीज भी हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एमीटर are both instruments are AC meters, okay, RMS values। यहां पर कैपेसिटर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 2 ohms है, इफ इट इज नॉट विजिबल। XC जो है वो 2 ohms लिखा गया है, XL जो है वो भी 2 ohms लिखा गया है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की इंडक्टेंस जो है वो सेम है, इंडक्टेंस सेम होने का मतलब रेजोनेंस है, ओके। अगर रेजोनेंस है तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, लेकिन आउट ऑफ फेज होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 0 बन जाएगा। तो वोल्टेज वाली रीडिंग जो है वो 0 के बराबर होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो 0 वोल्ट्स होगी। 0 वोल्ट 2 में है तो दूसरा भी हमें देखना पड़ेगा। अब रेजोनेंस है, रेजोनेंस के टाइम करंट जो होगी दैट इज इक्वल ई डिवाइडेड बाय आर, जी के बदले में सिंपली आर, तो वो 110 के बराबर है, आर जो वो यहां पर 55 के बराबर है। सो दिस इज 2 एम्प्स, दिस इज 2 एम्प्स। अब नोट कर ले एमीटर यहां पर लगा हुआ है, वो 2 एम्प्स जब फ्लो कर लेगा, ऐसे अगर 2 एम्प्स फ्लो कर रहा है वो उसी के थ्रू जाएगा, आगे चल के स्प्लिटिंग होगी, लेकिन यहां पर 2 एम्प्स ही होगी। सो एमीटर रीडिंग 2 एम्प्स होगी और वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो 0 होगी। एमीटर रीडिंग 2 एम्प्स और वोल्ट मीटर रीडिंग 0 होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। I1 is equal 3 sin of omega t, I2 is equal 4 cos of omega t, I3 जंक्शन रूल यूज करना है, ओके, सिंपल किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज करना है। तो यहां पर व्हाट आई विल डू इज मैं cos को कन्वर्ट कर लूंगा साइन में, ताकि हम फेजर डायग्राम यूज कर सकें। आई राइट इट एज 4 साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस π/2। रिमेंबर साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है, तो वी कैन डू दिस, ओके, वी कैन डू दिस। अब जाके
फेजर डायग्राम यूज कर लेते हैं। फिलहाल हम t इक्वल टू 0 पे लेते हैं। ओके, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे I1 जो होगा वो अलोंग x एक्सिस होगा। रिमेंबर साइन इन्वॉल्व है तो y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ओके, y कंपोनेंट, और t इक्वल 0 अगर आप ले रहे हैं तो साइन ऑफ 0 इज 0, तो y कंपोनेंट 0 के बराबर बनना चाहिए। वो कब बनेगा? जब आपका I1 जो है वो अलोंग x एक्सिस है। ओके, रिमेंबर दिस इज एट t इक्वल टू 0। ओके, और इसका वैल्यू जो है, इसकी लेंथ जो वो 3 के बराबर है। फिर जाके I2 जो है दैट इज ओमेगा t प्लस पाई, तो t इक्वल 0 पे पाई बाई 2 एंगल बनेगा, तो वो I2 जो वो यहां पर है, ये I2 है, और जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 4 के बराबर है, ये 3 के बराबर, ये 4 के बराबर। तो इन दो का रिजल्टेंट जो है, रिमेंबर यहां से इन I1 और I2 का रिजल्टेंट ही I3 होगा, उनका एडिशन। तो इन दो का रिजल्टेंट यहां ये I3 होगा। अब 3 4 5 यूज करके इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 के बराबर होगा। अब ये एंगल क्या होगा? दिस रिमेंबर इज एट 0 टाइम। ओके, दिस इज एट 0 टाइम। ये 4 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, सो दिस एंगल इज 53 डिग्रीज। 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल 53। सो 0 टाइम पे एंगल जो I3 53 डिग्रीज बना रहा है, तो इन जनरल क्या बन जाएगा? I3 इज इक्वल एम्पलीट्यूड वो 5 के बराबर है, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 53 डिग्रीज, प्लस 53 डिग्रीज। ओके, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 53, 5 साइन ऑफ ओमेगा t, पहला ये 5 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 53 डिग्रीज। ओके, let's move on to the next one. In an LCR circuit, capacitance is changed from C to 2C. The resonant frequency remains unchanged. The inductance should be changed from L to. Angle of frequency, what did I do? What did I do? I think, हाँ यही वाला है। Angle of frequency, remember, is 1 by root of LC. Angle of frequency सेम है, तो यहां पर L इंटू सी सेम रहना चाहिए। C को आप चेंज कर रहे हैं तो ट्वाइस C, तो L चेंज होना चाहिए तो L by 2, ताकि L by 2 और 2C 2 and 2 विल कैंसिल आउट, वापस सेम बन जाएगा। तो L by 2 इंडक्टेंस जो है वो होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A capacitor of capacitance 100 microfarads and a resistance of 100 ohms is connected in series to an AC source supply 20 volt 50. Again 20 volt is RMS value. 20 volt and 50 hertz. The current leads voltage by. Okay, current leads voltage by. Okay, capacitance जो है वो 100 माइक्रोफेरेड के बराबर है। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के बराबर है। F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, तो XC जो होता है 1 बाई सी ओमेगा। ओके, 1 बाई सी ओमेगा, सो दिस इज 1 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ओमेगा इज 2 पाई इंटू 100 फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4, इसके साथ -2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो +2, तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इज 50 डिवाइडेड बाई पाई ओम्स। फिलहाल ऐसे रखते हैं, XC इज इक्वल 50 डिवाइडेड बाई पाई। अब इम्पीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ये R होता है, दिस इज एंगल फाई, दिस इज XC, XC माइनस XL इन जनरल, लेकिन XL यहां पर है ही नहीं, तो खाली XC, एंड दिस इज E, दिस इज E। ऑप्शन से भी tan इनवर्स में है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पहले ही पता है, Z निकालने की जरूरत नहीं है। सो tan ऑफ फाई इज इक्वल XC डिवाइडेड बाय R। ओके, XC डिवाइड, ऑप्शन में पाई ऐसे ही है तो इसलिए पाई ऐसे ही रखा। XC जो है वो 50 डिवाइडेड बाय पाई, 50 डिवाइडेड बाय पाई, और नीचे R साथ में है, R जो वो 100 के बराबर है, 100, ये 50 इंटू 2, सो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, विच मीन्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 पाई।
phi is equal tan inverse of 1 by 2 pi. Tan inverse of 1 by 2 pi, option 1. Okay, let's move on to the next one. A capacitor of capacity C is connected in AC circuit. The applied voltage is V is equal to V0 sine of omega t. Instantaneous voltage दिया हुआ है. Then the current is, okay, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, कोई ना ही रेजिस्टेंस है ना ही इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट. प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमें पता है करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई 2. तो करंट वाली इक्वेशन में एंगल बन जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 विच इज कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो या तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा. ऑप्शंस में लेकिन सिर्फ साइन है, सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए, दो में है. करंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिवाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो दिस इज V0 डिवाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाय C ओमेगा. तो V0 C ओमेगा ऊपर. तो ये करंट का एम्पलीट्यूड आपको मिल गया. तो इंस्टेंटेनियस करंट किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल करंट एम्पलीट्यूड इन साइन ऑफ ओमेगा टी. रिमेंबर करंट इज अहेड बाय ए फेज ऑफ पाई बाई 2, तो ओमेगा टी यहां पर आएगा प्लस पाई बाई 2. ओके, प्लस पाई. सो आई और I0 के बदले में हम लिख सकते हैं V0 C इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो V0 C ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, V0 C ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो ये रहा फाइन, ऑप्शन 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The graph shows variation of I with frequency f for a series RLC network, keeping L and C constant. If R decreases, R को अगर आप डिक्रीज कर लेंगे तो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. रिमेंबर रेजोनेंस के टाइम, मीनिंग यहां पर करंट एम्पलीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू अप्लाइड एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय R, खाली R क्योंकि वहां पर रेजोनेंस है, तो Z के बदले में सिंपली R. तो R अगर आप काम कर लेंगे करंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ग्राफ जो है वो ऐसे बन जाएगा. ओके, ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा. अब नोट कर लें करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, नैरोअर बन गया. ओके, रिमेंबर हाफ पावर पे बैंडविड्थ देखी जाती है, तो यहां पर वो ऑलमोस्ट यहां पर होगा और यहां ऐसे होगा यहां पर, तो यहां पर नैरोअर बन गया. तो शार्पनेस इंक्रीज हो गई, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो गया. शार्पनेस इंक्रीज, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज, वो तो सेम बात है. करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया. ऑप्शंस को एनालाइज कर ले. मैक्सिमम करंट IM इंक्रीजेस, यस ऑफ कोर्स दैट इंक्रीज, तो ए तो ठीक है. शार्पनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीज, जितना नैरोअर कर्व ऊपर बन जाएगा उतना शार्पनेस ज्यादा है. क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज, एक ही बात है, शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर. बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, हाफ पावर पे देखा जाता है, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, तो ये वाला गलत है. तो A, B and C, A, B and C is option 1. Okay, A, B and C is option 1. Let's move on to the next one. In the given circuit, the reading of ammeter and voltmeter is, voltmeter और ammeter की रीडिंग हमने बतानी है, किसके बराबर होगी? रिमेंबर RMS वैल्यूज मेजर कर लेगा. ओके, RMS वैल्यूज मेजर कर लेगा. E दिया हुआ है, इफ इट्स नॉट विजिबल 50 साइन ऑफ 100 पाई t. ओके, वोल्ट्स. तो 50 एम्पलीट्यूड है, 100 पाई जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ओके, रेजिस्टेंसेस अपोजिशंस दी गई है. R जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है, XL जो वो 20 के बराबर है, XC जो है वो 10 के बराबर है. तो Z जो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 20 माइनस 10 इज 10, 10 स्क्वायर इज अगेन 100. तो ये बन जाएगा ट्वाइस 100, 100 का रूट 10 के बराबर 10 रूट 2. तो Z जो है वो 10 रूट 2 ओम्स है, 10 रूट 2 ओम्स है. एमीटर रीडिंग, यहां पर एमीटर रीडिंग मतलब RMS करंट क्या होगी? अब RMS करंट जो होगी, RMS करंट जो होगी दैट विल बी ERMS डिवाइडेड बाय Z.
यहां एम्पलीट्यूड लेंगे तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड, यहां आरएमएस लेंगे तो यहां पर भी आरएमएस लेना होगा। अब 1/z पहले मैं लिखता हूं, दैट इज 10√2 इंटू ई आर एम एस। एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 होता है, एम्पलीट्यूड 50 के बराबर है, 50 डिवाइडेड बाय √2, ओके 50 डिवाइडेड बाय √2, 0 एंड 0 कैंसल्स आउट, तो ये √2 इंटू √2 इज 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 बन गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2.5 एम्प्स। तो आरएमएस करंट जो है, जो एमीटर मेजर करके देगा, दैट इज 2.5 एम्प्स। 2.5 दो ऑप्शंस में है, यानी कि हमें दूसरा वाला भी वर्कआउट करना पड़ेगा। अब ये करंट जो है यहां पर भी रेजिस्टेंस में भी होगी, इंडक्टर में भी होगी और कैपेसिटर में भी होगी। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, वोल्ट मीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर किस किस के बीच में लगा हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला के लगा हुआ है, इन दो के लिए मिला के लगा हुआ है। हम क्या कर लेंगे, पहले इसका अलग से देखेंगे वोल्टेज कितना है, फिर इसका अलग से देखेंगे वोल्टेज कितना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें टोटल वोल्टेज मिलेगी जो ये मेजर करके देगा। सो वी एल ऑब्वियसली आरएमएस वैल्यूज, ओके आरएमएस वैल्यूज, तो दैट इज ओम्स लॉ, करंट इनटू वोल्टेज। करंट जो है वो 2.5 है, इनटू करंट इनटू रेजिस्टेंस अपोजिशन वो 20 के बराबर है, ये बन जाएगा 25 इंटू 2 इज 50 वोल्ट्स। VC किसके बराबर है, अगेन 2.5 करंट और इसकी अपोजिशन 10 के बराबर है, वो बन जाएगा 25 वोल्ट्स। अब जो कंबाइंड वोल्टेज होगी, कंबाइंड वोल्टेज के लिए ऐड कर लेंगे कि सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज, ओके दे आर आउट ऑफ फेज। तो वोल्ट मीटर रीडिंग V जो होगी दैट विल बी VL माइनस VC, 50 माइनस 25 इज 25। रिमेंबर अगर आपने ऐड किया तो 75 गलत हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में है, 75 वाला भी है, लेकिन आंसर जो है 25 है। तो ये क्या था, 2.5 एंड 25, 2.5 एंड 25 ये वाला है, ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हैं, electromagnetic waves. The sun radiates electromagnetic energy at the rate of 3.9 into 10 to the power 26 watt. Its radius is 6.96 into 10 to the power 8 meters. The intensity of light, sunlight at the solar surface will be. Intensity जरा याद करें क्या होता है, okay? Intensity जरा याद करें क्या होता है. Intensity is power per unit area या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी आपने निकालनी है। दिया क्या क्या है, एनर्जी इज रेडिएटेड एट द रेट ऑफ 3.9 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट है, जूल पर सेकेंड। सो दिस इज पावर, पावर दिया हुआ है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट्स है, या फिर जूल पर सेकेंड, ये पावर है। तो इंटेंसिटी किसके बराबर है, पावर रिमेंबर एनर्जी बाय टाइम है, सो पावर इंटेंसिटी इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। सो पावर डिवाइड बाय रेडियस पता है, और स्फीयर, सन तो स्फीयर है, उसका रेडियस सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं, पी दिया हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही किया हुआ है। दिस इज 6.4 इंटू, ये वाला ऑप्शन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। Okay, so let's move on to the next one. Oh, I missed one. The sun delivers 10 to the power 3 watt per meter square. So power by area, so this is intensity, okay, this is intensity. 10 to the power 3 watt per meter square. The electromagnetic flux to the earth's surface. The total power that is incident on the roof of dimensions 8 cross 20 will be. Intensity दी हुई है, पावर निकालना है। Remember intensity is power divided by area, तो power is equal to intensity into area. Okay, intensity दिया हुआ 10 to the power 3 है, एरिया दिया हुआ 8 into 20 है, तो वो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें, मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। 1.6 into 10 to the power 5 आ रहा है, 1.6 into 10 to the power 5 watts, 1.6 into 10 to the power 5, ये रहा ऑप्शन 3, 1.6 into 10 to the power 5 watts. Okay, then let's move on to the next one.
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I के बराबर है ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। याद करें मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है E डिवाइडेड बाय C, एनर्जी डिवाइडेड बाय C, C इज द स्पीड। सो momentum carried by the photon per unit area per unit time, momentum carried by photons per unit area per unit time, per unit area per unit time। C तो ऐसे ही रहेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी आपको लेना पड़ेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो बन जाएगा E डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम, और C जो है वो साथ में है। E बाई C मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम, वही बन जाएगा मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम जो है वही तो इंटेंसिटी होती है। ओके, सो दिस इज I डिवाइडेड बाय C। Okay, I divided by C. Now this is momentum carried per unit area per unit time. Per unit time इसमें involved है, उस बात का ख्याल रखें। अब सरफेस जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। This is the initial momentum. Okay, this is the initial momentum. Initial momentum carried out per unit time. Okay, per unit area per unit time. नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ना नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो वापस नहीं जाते हैं। दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो वो 0 के बराबर है। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? ओके, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, डेल्टा P पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये मैं साथ साथ कैरी कर रहा हूं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइनल 0 के बराबर है, तो वो तो सीधे ही बन जाएगा I डिवाइडेड बाई C। I डिवाइडेड बाई C माइनस 0 इज जस्ट I डिवाइडेड बाई C। अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया, वो तो फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो तो फोर्स है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के फोर्स है, ये पार्ट बच गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया वही तो प्रेशर होता है। सो प्रेशर is equal to I divided by C. Pressure is equal to I divided by C. वैसे ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए I divided by C. Let's move on to the next one. The speed of electromagnetic radiation in vacuum is 1 by under root of mu 0 by epsilon 0. So ये again पता होना चाहिए। Next one. If E and B are electric and magnetic fields vectors of electromagnetic waves, then the direction of propagation of electromagnetic wave is along the direction E cross B होता है। Pointing vector अगर आपको याद हो, E cross B. So let's move on to the next one. I think this is the last one, I guess. The conduction current is same as displacement current when the source is. Remember, displacement current capacitor plates के बीच में जो current होती है, चाहे AC हो या DC हो, both cases में they are same. Okay, both cases में they are same. I guess, हाँ, this was the last one. Okay, so EMI, AC और electromagnetic waves आपका इस सेशन में कवर हुआ. Hopefully this will help. This will help a lot, inshallah. All the best for your grand finale. Assalamu alaikum.